सोचो तुम अपनी फैमिली के साथ सुकून से छुट्टियां मनाने जाओ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन फिर तुम्हारे नए पड़ोसी कुछ ऐसी अजीब हरकतें करना शुरू कर दें कि हर गुजरता पल और ज्यादा खौफनाक लगने लगे। आखिर उनका असल इरादा क्या था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो एक आदमी का पीछा कर रही होती है, जबकि वो आदमी डर के मारे भाग रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी टांगें भी जवाब दे देती हैं और फिर वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उस गाड़ी का ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकलता है, अपने हाथ में शॉटगन लेता है और उस आदमी को बेदर्दी से गोली मार देता है। अब हम नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमारी मुलाकात एक फैमिली से होती है जो अपनी वेकेशन कॉटेज की तरफ ड्राइव कर रही होती है, जिनमें हस्बैंड का नाम मार्क, उसकी बीवी मैरी और उनका एक बेटा ब्रेंडन था, साथ ही उनका एक डॉग भी था। रास्ते में ये फैमिली एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां अटेंडेंट फौरन उनका वेलकम करता है। वो उन सबको अच्छी तरह जानता था क्योंकि ये लोग पहले भी अक्सर इस इलाके में वेकेशन मनाने आया करते थे। वो अटेंडेंट फौरन मार्क और मेरी की बेटी की हालिया मौत पर उनसे अफसोस का इजहार करता है, जो एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। जब मार्क अटेंडेंट से बात कर रहा होता है तो मेरी देखती है कि उसका बेटा ब्रेंडन गैस स्टेशन के पीछे मौजूद एक क्लीयरिंग की तरफ भाग गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जंगल में कोई भागता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि शायद वो ब्रेंडन ही है, लेकिन असल में ब्रेंडन पूरा वक्त इतनी दूर गया ही नहीं था। इसके बाद ये तीनों दोबारा अपनी ड्राइव शुरू कर देते हैं और कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार अपने कॉटेज में पहुंच जाते हैं। मार्क काफी इमोशनल हो जाता है जब उसे अपनी मरी हुई बेटी के छोटे से क्रॉक्स नजर आते हैं। उसी शाम ये तीनों सैर के लिए बाहर निकलते हैं कि अचानक एक कार उनके करीब आकर रुकती है और अपनी हेडलाइट्स उन पर डाल देती है। जब मार्क उस कार की तरफ बढ़ने लगता है तो वो फौरन वहां से चली जाती है। उन्हें ये बात अजीब लगती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। जब वो रात को ब्रेंडन को सुला देते हैं तो मार्क और मैरी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी अपनी बेटी की मौत को भुला न सकने की वजह से रोने लगती है। आखिरकार दोनों अजीब सी खामोशी के साथ एक दूसरे के पास सो जाते हैं, यहाँ तक कि अगली सुबह हल्की हल्की खटखटाहट की आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। मार्क फैसला करता है कि वो नीचे जाकर देखता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो नीचे जाकर देखता है कि एक फैमिली उनके पोर्च के बाहर लकड़ियां सेट कर रही थी। जैसे ही मार्क बाहर आता है, वो लोग फौरन उससे नींद खराब करने पर माफी मांगते हैं और यहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। असल में ये भी मार्क की फैमिली की तरह तीन लोग थे। हस्बैंड का नाम बॉबी, उसकी वाइफ जेन और उनका बेटा जैरेड था। मार्क उनसे पूछता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी पर क्या कर रहे हैं, जिस पर बॉबी कहता है कि अपने नए पड़ोसी होने के नाते हम आप लोगों को कटी हुई लकड़ियां तोहफे में देने आए थे, क्योंकि वो लोग उनके बिल्कुल साथ वाले घर में रहते थे। वो ये भी कहते हैं कि वो लंच पर उनके घर आना पसंद करेंगे। अचानक ये बात सुनकर मार्क थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फौरन इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानने में दिलचस्पी रखती हैं। जब मार्क वापस ऊपर जाता है तो वो मैरी को बताता है कि मेरी नए पड़ोसियों से मुलाकात हुई है और वो आज लंच पर हमारे घर आना चाहते हैं। मैरी को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो यहाँ सिर्फ सुकून और खामोशी हासिल करने आए थे, लेकिन वो मजबूरी में मान जाती है और उसी दिन बॉबी अपनी फैमिली के साथ उनके घर लंच के लिए आ जाता है। लेकिन आम लोगों की तरह पहले डोर पर नॉक करने के बजाय वो सीधा बिना नॉक किए घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब मार्क की फैमिली उनका वेलकम कर चुकी होती है तो बॉबी एक ऐसी फैमिली का जिक्र करता है जो मार्क और मैरी से पहले इस घर में रहती थी। वो बताता है कि वो फैमिली अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई थी। जैसे जैसे दिन गुजरता है हम देखते हैं कि बॉबी और जेन मार्क और मैरी की पर्सनल जिंदगी के बारे में लगातार सवाल पूछने लगते हैं, जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और फैमिली पिक्चर में मौजूद छोटी बच्ची कौन है। मैरी उदासी से बताती है कि वो मेरी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बातों के दौरान मार्क नोटिस करता है कि वो लोग पॉलिश हैं, लेकिन उनका एक्सेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये मुलाकात शाम तक जारी रहती है, इसलिए दोनों फैमिलीज इकट्ठी डिनर करने का फैसला करती हैं। इसी दौरान जैरेड पूछता है कि क्या मैं ब्रेंडन का रूम देख सकता हूँ, जिस पर दोनों लड़के ऊपर जाकर साथ गेम्स खेलने लगते हैं। उनके ऊपर जाने के बाद मार्क दोबारा उस फैमिली के बारे में पूछता है जिनका जिक्र बॉबी ने पहले किया था। बॉबी बताता है कि वो लोग बहुत गरीब थे जो अपनी कार में रहते थे। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो मुझे विलेजर्स लगते थे। वो ऐसे शो कर रहे थे जैसे वो खुद बहुत ही ज्यादा रिच हैं। मगर जब बॉबी की शर्ट पर पानी गिरता है तो वहीं सबके सामने अपनी शर्ट उतार देता है और अपनी पैंट साफ करने लगता है, जिसे देखकर मेरी और मार्क को काफी अजीब लगता है। इसके बाद बॉबी और जेन मजीद पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं, जैसे मार्क और मेरी क्या काम करते हैं, क्या उनका कोई और घर भी है और उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। जैसे जैसे बॉबी और जेन ऐसे सवाल करते जाते हैं हम साफ देख सकते हैं कि मार्क और मेरी बहुत डिस्कम्फर्ट
कंफर्ट फील करने लगते हैं। उधर ऊपर ब्रेंडन जेरेड के साथ गेम्स खेल रहा होता है और बार बार जीत रहा होता है। एक छोटा बच्चा होने की वजह से वो अपनी जीत पर काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन अचानक जेरेड को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले पर नाइफ रख देता है। ब्रेंडन रोता हुआ नीचे भागता है, लेकिन उसी वक्त जेरेड भी झूठ मूठ रोना शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर कहता है कि ब्रेंडन ने मुझे मारा है, जबकि ब्रेंडन इस बात से इनकार करता है। जब मेरी ब्रेंडन को गले लगाती है तो वो उसके गले पर लाल निशान देखती है और समझ जाती है कि कुछ न कुछ जरूर गलत है, और मार्क को भी कुछ गलत लगता है, इसलिए वो कहता है कि अब आप सबको वापस जाना चाहिए। वहीं बॉबी और जेन उन्हें समझाते हैं कि ये तो सिर्फ बच्चों का खेल था और हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन मार्क फोर्स करता है कि आप अब चले जाएं। आखिरकार वो लोग वहां से जाने पर राजी हो जाती है, लेकिन बॉबी लगातार मार्क को मनाने की कोशिश करता रहता है कि हम दोबारा भी मिलेंगे। इस सब से मार्क को काफी अजीब लगता है और मजबूरन उसे उन सबको घर से धकेलना पड़ता है। उनके जाने के बाद मार्क अपना गुस्सा जेन की दी हुई फूलों की वास पर निकालता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि बॉबी बाहर खड़ा विंडो से बड़े खौफनाक अंदाज में उसे देख रहा था। उसी रात बाद में मार्क अपनी बीवी से कहता है कि मैं यहाँ खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा और मैं शहर वापस जाना चाहता हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि मेरा भाई भी कॉटेज आने वाला है। मेरी को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि इस वेकेशन कॉटेज पर आने का मकसद ही ये था कि वो अपनी बिखरती हुई फैमिली बॉन्ड को दोबारा मजबूत करें, जो उनकी बेटी की मौत की वजह से डिस्टर्ब हुई थी। इसके बाद दोनों घर के अंदर वापस जाते हैं ताकि टूटी हुई वास के टुकड़े इकट्ठे कर सकें। इसी दौरान उनका डॉग भौंकने लगता है और मार्क उसको बाहर छोड़ देता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि अचानक बाहर से गन शॉट की आवाज आती है और फिर हम जंगल में एक अननोन फिगर को देखते हैं। डर के मारे मेरी और ब्रेंडन ऊपर जाकर छुप जाते हैं, जबकि मार्क अपनी गन निकालता है और सारे डोर्स को लॉक कर देता है और जो भी सामने आए उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपर मेरी मदद के लिए कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। इसी दौरान मार्क बाहर झांक कर देखता है और उसे पता चलता है कि उनकी कार के टायर्स पंक्चर हो चुके थे। इसके बाद मार्क देखता है कि जेरेड आराम से बाहर चल रहा था, इसलिए मार्क बाहर निकलता है और जमीन पर पड़ा अपने डॉग कॉलर को उठा लेता है जिसे जेरेड वहां छोड़ गया था। एक छोटे से साइको की तरह जेरेड बड़े सुकून से कहता है कि बॉबी इस वक्त मार्क के डॉग को दफन कर रहा है। इसके बाद वो एक पत्थर उठाकर उनकी विंडो पर मारता है, जिससे वो टूट जाती है। फिर वो दूसरा पत्थर मार्क की तरफ फेंकता है, लेकिन वो उसे लगता नहीं। अब ये सब देखकर मार्क को उसे शूट कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आखिरकार मार्क जेरेड को जाने देता है और वापस घर के अंदर आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जेरेड ने विंडो पर जो पत्थर फेंका था वो दरअसल मार्क का फोन था, जो अब पूरी तरह टूट चुका था। मेरी उसे बताती है कि मेरा फोन भी गायब है, जिसे शायद जेरेड चुरा कर ले गया है। यहाँ मार्क अपनी गन मेरी को दे देता है और कहता है कि ब्रेंडन के साथ जाकर छुप जाओ, जबकि वो खुद बाहर जाकर इस मामले को संभालता है। वो अपने साथ किचन नाइफ लेता है और मदद ढूंढने के लिए करीब मौजूद एक घर की तरफ चला जाता है। इसी दौरान कॉटेज के अंदर जेरेड पहले ही मौजूद था और आराम से वीडियो गेम्स खेल रहा था। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि बॉबी भी घर के अंदर एंटर हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने मार्क को भी काबू कर लिया था और उसी को इस्तेमाल करते हुए वो मैरी और ब्रेंडन को बाहर आने पर मजबूर करता है। वो उन सबको लिविंग रूम में बिठा देते हैं। जब बॉबी किसी दूसरे रूम में जाता है तो जेन बताती है कि जेरेड दरअसल मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भाई है। पता चलता है कि बॉबी ने उन्हें एक जालिम फैमिली से बचाया था और तब से जेन हमेशा उसके साथ रह रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं होगी। और फिर जैसे ही वो ये बात खत्म करती है, बॉबी वापस अंदर आ जाता है। उसी वक्त वो बताता है कि अब मैं बॉबी नहीं रहा, बल्कि मेरा असल नाम मार्क है। असल में ये तीनों काफी अरसे से लोगों की आइडेंटिटीज चुराकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो कहानी इन्होंने पहले सुनाई थी उस फैमिली की, वो दरअसल बॉबी की कहानी थी। उसकी वाइफ कैंसर की वजह से मर गई थी और बॉबी ऐसी गरीबी वाली जिंदगी और नहीं गुजारना चाहता था, इसलिए उसने अमीर लोगों को मारकर उनकी आइडेंटिटी चुराना शुरू कर दी। और अब ये लोग मार्क, मेरी और ब्रेंडन की आइडेंटिटीज चुराना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें बाहर एक कार की आवाज सुनाई देती है, जो असल में मार्क का भाई था। वो आखिरकार कॉटेज पहुंच जाता है। वो बॉबी, जेन, मार्क और मेरी बड़े काफी अच्छे से उसका वेलकम करते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। इसी दौरान ऊपर जेरेड अपनी गन की नोक पर ब्रेंडन को हॉस्टेज बनाए हुए होता है। वहीं मार्क का भाई बॉबी और जेन के साथ एक अजीब सी मुलाकात के बाद कहता है कि मैं अपनी कुछ चीजें कार से लेकर आता हूँ, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, बॉबी अचानक उसे गोली मार देता है, जिससे मार्क शदीद गुस्से में आ जाता है। वो बॉबी को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे भी गोली मार दो, लेकिन मेरी उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी एक बीवी और एक बच्चा भी है, जिनकी जिम्मेदारी अभी तुम पर है। अब वो लोग गन पॉइंट पर मार्क और मेरी को मजबूर करते हैं कि वो अपनी एक अमीर और बेहतरीन फैमिली वाली डेली रूटीन उनके सामने परफॉर्म करें, ताकि उन्हें मारने के बाद वो उन्हीं की जिंदगी की नकल कर सकें। कुछ देर बाद जेन और जेरेड रूम से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जेन मेरी के ड्रेसेस पहनकर देखना चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद बॉबी अपनी शॉटगन मार्क के सर पर मारता है और उसे जबरदस्ती बिठा देता है, जिसके बाद वो मेरी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर उसे पता नहीं था कि मेरी
मैरी ने अपने पास एक चाकू छुपाया हुआ है और मौका मिलते ही अचानक वो उसके सीने में चाकू घुसा देती है, जबकि मार्क अपने घुटने से उसके चेहरे पर वार करता है और दोनों उससे गन छीन लेते हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। वो छोटा साइको दोबारा अंदर आता है और अपनी गन की नोक पर ब्रेंडन को पकड़े हुए होता है और एक बार फिर ये फैमिली मजबूर होकर हथियार डाल देती है और सब दोबारा लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। वहीं बॉबी सीने में नाइफ लगने के बावजूद जिंदा बच जाता है, जबकि जेन अब मेरी का एक ड्रेस पहन चुकी होती है। यहाँ जेन और बॉबी एक दूसरे को मार्क और मैरी कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बॉबी एक न्यूज़पेपर कटआउट निकालता है और बताता है कि जब से मैंने तुम लोगों की बेटी की मौत वाला न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, तब से मैं तुम लोगों की तलाश में था, क्योंकि उसके ख्याल में यही वो फैमिली थी जिनकी आइडेंटिटीज वो तीनों चुरा सकते थे। जैरेड अपनी गन लिए मार्क के करीब आता है तो मार्क मौका देखकर उससे गन छीन लेता है और बॉबी की टांग में गोली मार देता है। इसके बाद वो अपनी गन जेन की तरफ तान देता है और उसे धमकी देता है कि वो अपनी शॉटगन नीचे रख दे, लेकिन वो इनकार कर देती है। फिर मेरी भी उससे यही बात कहती है, लेकिन बड़े नरम अंदाज में, इसलिए जेन उसकी बात मान लेती है। इधर बॉबी अपनी जिद की वजह से हथियार डालने पर तैयार नहीं होता। वो मार्क पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर मार्क उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक एम्बुलेंस बॉबी की लाश को ले जाती हुई नजर आती है, जबकि जेन और जैरेड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ जेन और मेरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जेन के चेहरे पर कोई भी रिग्रेट नहीं था। आखिर में मार्क और मेरी एक मैरिज काउंसलर से मिल रहे होते हैं और अब वो पहले से ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।